हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड और ये चल रही है घटना चक्र सीरीज की, जो हमारी ऑलरेडी 8 से 9 चैप्टर हमारी कंप्लीट है केमिस्ट्री में। फिजिक्स की कंप्लीट चैप्टर 12 से 13 चैप्टर कंप्लीट है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में फूड प्रिजर्वेटिव एंड न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। पहली बात ये जान लीजिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी स्टैंडर्ड लेवल की एग्जाम, इवन वी आर कंसिडरिंग यूपीएससी, ठीक है ना, उसमें क्या होता है ना, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के लिए तो काफ़ी प्रिजर्व्ड है ही। साथ में ही क्या होता है ना कि जब आप अपने सोशल लाइफ में आगे बढ़ोगे या फिर किसी भी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी, तो आपको प्रिजर्वेशन का ख्याल काफ़ी रखना होगा, अपने न्यूट्रिशन का, अपने मेडिसिनल कंपोनेंट का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो उस लिहाज से भी आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विथ फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, ठीक है ना। तो हमारा रिवर्स चलता है ऑलवेज। मैंने जैसा चला के रखा हूं, पहले कंसेप्ट से हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन से कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे आर आस्किंग अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्सन इज यूज्ड। वैक्स इमल्सन यूज करते क्यों, ठीक है ना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इमल्सन क्या होता है, ठीक है ना। इमल्सन में बेस क्या होता है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है इमल्सन। आपको बताना है इमल्सन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको एक टिप देता हूँ, जैसे क्या है, ये लिक्विड प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, लिक्विड प्लस सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या फिर सॉलिड प्लस सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो अगर आप बता सको तो बता देना। इस बार एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में स्टेट पीसीएस में ये आता है। एरोसॉल किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। फॉग किसका कॉम्बिनेशन है, स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ आप बताइए, अगर आप थोड़े भी हैं, मतलब ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बता देना, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्सन इज यूज फॉर, किस लिए यूज करते हैं, तो देखिए स्टोरेज लाइफ को बढ़ाने के लिए। एक चीज समझिए, जब भी हम किसी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में फूड्स को प्रिजर्व करते हैं तो इसका क्या होता है, इसमें कहने का मतलब क्या होता है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए फूड की लाइफ इतनी ही है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उस फूड के लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, उसके फूड के स्पॉइलिंग रेट को स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ना, यही काम है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। आपको बेसिकली यही समझना है कि वो उसके रेट को स्लो करता है, तो हमें कुछ दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है उस फूड के स्पॉइल ना होने में, ठीक है ना। तो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्सन इज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कह रहा है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्सन इज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर स्टोरेज लाइफ, ठीक है। वैक्स कोटिंग करते हैं, जो कि यूज किया जाता है एज ए कैरियर फॉर ए स्प्राउट, इनहेबिटर्स ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ वैक्स कोटिंग, अब इसकी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगी ना, क्योंकि एक तरीके से आप इसको अलग वे से यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, इसमें डेवलप कर जाता है फ्लेवर इफ नॉट अप्लाइड प्रॉपरली। अगर ठीक से हम उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं करें तो ये उसके जो हम लोग फूड को प्रिजर्व करना चाहते हैं उसके फ्लेवर को चेंज करेगा, उसके टेक्सचर को चेंज कर देगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर 10 to 12 days मैक्सिमम बाय वैक्स कोटिंग। अगर हम लोग वैक्स कोटिंग करते हैं, विदाउट कोटिंग अगर हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है ना, तो वो फूड रहेगा 4 से 5 दिन, 6 दिन। अगर हम उसको वैक्स कोटिंग कर देंगे तो उसकी और एज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ को बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ये क्वेश्चन 44 बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए सोडियम बेंजोएट क्या होता है। सोडियम बेंजोएट होता है C7H5NaO2। अगर आपको ये याद ना भी रहे तो याद रखिएगा, इसके नेम को तो जरूर याद रखिएगा। सोडियम बेंजोएट जो है वो यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव में और काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज़ समझिए, ये क्या है ना, एक सोडियम सॉल्ट है किसके, बेंजोइक एसिड का, ठीक है ना, और वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जब इसको हम पानी में मिलाते हैं ना तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है 410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम बेंजोएट याद रखिएगा फूड प्रिजर्वेशन में काफ़ी वाइडली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी चलते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन। किसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो बिल्कुल सोडियम बेंजोएट है। अब देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, यूपी वाले भी आ गए पूछने के लिए। अब कह रहा है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रूट जूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। अब बात करेंगे फ्रूट जूस के प्रिजर्वेशन में, तो वहां भी हम लोग सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, ठीक है ना। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। कौन सा केमिकल है जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, देखिए सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट की बात हो रही है। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन। अच्छा एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी
कोई एग्ज़ाम देते हो ना, खासकर पीसीएस की, ठीक है ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, ठीक है ना, और मुझे इस एक्सपीरियंस से ये पता चलता है ना कि उसकी एक नेचर होती है, ठीक है, उस नेचर पे अगर आप फ्लोट करोगे तो आप आराम से उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट आपको इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, सेम क्वेश्चन बार बार। तो बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में, याद रखिएगा यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन की बात हो रही है तो बेंजोइक एसिड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए। अच्छा, अब बेंजोइक एसिड के बारे में कुछ जान लेते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है? C7H6O2, और इसको ही हम लोग लिख सकते हैं C6H5COOH, ठीक है ना, ओइक एसिड COH। ये क्या होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। एरोमेटिक कहने का मतलब सुगंधित होगा ये, ठीक है ना, एरोमा होगा इसमें, ठीक है ना। द नेम, इसके नेम को डिराइव किया गया कहाँ से? तो गैस बेंजोइन से, ठीक है ना। इसका सॉल्ट कॉम्पोनेंट है सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, और इसको यूज़ करते हैं हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ नहीं था इसमें। कहता है पोटैटो चिप्स, एक तो याद रखिए चिप्स जो हम खरीदते हैं हम काफ़ी ठगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कल ही मैं अंकल चिप्स की 20 रुपये की वो एक चिप्स की फ्लेवर खरीदा, तो बेस पे आपको चिप्स मिलेंगे, ऊपर में आपको वही फूड प्रिजर्वेटिव्स ये सब डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं, बट यहाँ ठगते बहुत हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है पोटैटो चिप्स है आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, किसके एटमॉस्फेयर में हम लोग उसको पैक करते हैं? तो वो होता है आपको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पैक करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसमें हवा भर दिया, हवा नहीं भरता, वो नाइट्रोजन फिल कर देता है, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, पोटैटो चिप्स को हम लोग पैक करते हैं प्लास्टिक बैग्स में, उसको किस एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करते हैं? तो नाइट्रोजन से। उसको वो प्रोटेक्ट करता है उसको ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीजन डाल देंगे तो यार वो हो जाएगा ना, कहते हैं ना ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद उसको खा नहीं पाओगे आप, अजीब सा हो जाएगा, ठीक है ना। इट गिव्स द चिप्स अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ बिकॉज बैक्टीरिया, मोल्ड्स ETC नीड्स ऑक्सीजन टू थ्राइव। ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया और मोल्ड्स को भी उसमें थ्राइव करने के लिए। अगर वो रह गया, थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो वो तुरंत सड़ जाएगा, ठीक है ना, मोल्डेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है मोनोसोडियम ग्लूटामेट मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज्ड एज फूड में हम लोग मोनोसोडियम, सिंगल सोडियम ग्लूटामेट को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक तो होता है आपको फ्लेवर इन्हांसर, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपको प्रिजर्वर की तरह। याद रखिएगा, अगर BPSC क्वेश्चन होता तो ऑप्शन E हो जाता, बट MPPC का क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन का नहीं था, तो यहाँ पे कंफ्यूज स्टेट में जो भी आंसर होगा पता नहीं उन्होंने क्या दिया होगा। तो याद रखिएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है ना, उसको हम लोग कॉमनली कहते हैं एजिनोमोटो। याद रखिएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को हम लोग कहते हैं एजिनोमोटो। यह एक सोडियम सॉल्ट है ग्लूटामिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट है ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है ना। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है ना, वो नेचुरली पाया जाता है कुछ फूड्स में, कुछ खाने में, इंक्लूडिंग टोमेटोज में, चीज़ में, इन द ग्लूटामिक एसिड फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ना, वो एक फ्लेवर इन्हांसर भी की तरह यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग एज ए प्रिजर्वर भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली यूज़ किया जाता है इसको चाइनीज़ फूड में, ठीक है ना। कैंड वेजिटेबल में, कोई ऐसा जैसे वेजिटेबल खरीद रहे हैं ना खाने के लिए जो भी पैक्ड है, ठीक है ना। सूप्स एंड प्रोसेस्ड मेटल्स में, प्रोसेस्ड मीट्स में, ठीक है ना। इट इज यूज टू फ्लेवर एंड सीजन फूड्स एंड प्रिजर्व देम वेल। इट कैन एनहांस द परसेप्शन ऑफ सेवोरिनेस वाइल प्रिजर्विंग पैलेटेबिलिटी। याद रखिएगा, उसके ओरिजिनल टेस्ट को वो कैरी आउट करेगा, साथ में ही वो बचाएगा उसको खराब होने से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को घटा दिया जाता है। रेस्पिरेशन अगर फास्ट हो जाए तो चीज़ें जल्दी सड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को घटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन, अब देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछेगा क्योंकि नेचर ही एक है ना। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, कैसे करता है? तो वो रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को। इट रिड्यूस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013, यूपीपीसीएस प्रीलिम 2011। अगर 2011 क्वेश्चन को आप ला के जाओ 13 में बन जाएगा, यही तो है पीसीएस, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ऐसा कौन सा चीज़ है जो जिसको हम लोग कॉमन एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में? तो वो कौन है भाई? तो फ्रीऑन है। याद रखिएगा, फ्रीऑन है। फ्रीऑन क्या है? एक कॉमन रेफ्रिजरेंट है जो कि यूज़ किया जाता है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना रेफ्रिजरेटर्स, उसमें, ठीक है ना। इसका नाम दिया गया है, पेटेंट लिया गया है, कोई भी एक कंपनी है, कॉमर्शियल रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरड बाय डुपॉन्ट। डुपॉन्ट एक कॉमर्शियल रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चर जो बनाती है रेफ्रिजरेटर्स को, उसने इसको पेटेंट में लिया, ठीक है ना। इसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं हम लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें। क्या है? फ्रीऑन, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है लेकिन ये स्टेबल हैलोकार्बन है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है ट्राइक्लोजैन कंसीडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, ट्राइक्लोजैन को हार्मफुल माना जाता है जब उससे हम लोग एक्सपोज कर जाएं बहुत लंबे समय तक। इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस में पाया जाता है? ठीक है ना, तो ये टॉयलेटरीज में पाया जाता है। ठीक है ना, टॉयलेटरीज में पाया जाता है बेसिकली। ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। अब देखिए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्राइक्लोजन एक केमिकल है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है ना, देखिए एक चीज़ तो आप जान लीजिए, ठीक है, कि ये जो हैंड वॉश, ठीक है ना, केमिकली इनबिल्ट जो बहुत सारा जो हम लोग सैनिटरी यूज़ कर रहे हैं ना, टॉयलेटरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, एक बात तो जान लीजिए, भले वो है लेकिन कुछ ना कुछ केमिकल कंट्रीब्यूशन उसका भी हो रहा है हमारे बॉडी पे, केमिकल एक्सपोजर्स भी हो रहा है हमारे बॉडी पे। शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसका तो है ही, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ओवर यूज़ करने पे भी हार्मफुल होती हैं, उसका ख्याल रखना है हमें, ठीक है ना। अब देखिए ट्राइकोल्सन क्या है, एक इंटीग्रेंट है, ऐड किया जाता है बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, इंटेंडेड टू रिड्यूस और प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटामिनेशन। बैक्टीरिया उसको इफेक्ट ना डाले इसलिए उसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एंटी बैक्टीरियल सोप्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे साबुन है बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, उसमें भी याद रखिएगा। जो कुछ ऐसे सोप्स होते हैं जिसमें बॉडी वॉश किया जाता है, टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है और सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स तो यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल ब्यूटी इज ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी अफेक्शनेटिंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो कैन बी फाउंड इन क्लोथिंग, किचन वेयर, फर्नीचर एंड टॉयज, ठीक है ना। 2017 में यूएस देखो यूएस मोस्टली क्या करता है ना, कि यूएस क्या करता है ना, जैसे आपके यहाँ डिस्प्रिन यूज़ हो रहा है वो यूएसए में बैन है, जैसे आपके यहाँ विक्स यूज हो रहा है वो यूएसए में बैन है, ठीक है ना। जैसे आपके यहाँ पैरासीटामॉल हो रहा है वो बैन है यूएसए में। यूएसए अपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी में, यूएसए अपने फूड क्वालिटी पॉलिसी में बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। वो खुद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पैसे दिए इंस्पेक्टर को, वो तुरंत उसको पास कर दिया, हाँ ठीक है अच्छा है, भले लोग कैंसर से मर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अभी तक याद रखिएगा ट्राइक्लोसन जो है ना वो सेफ़ नहीं होता है डेली यूज़ के लिए, अगर उसको लॉन्गर पीरियड तक हम लोग एक्सपोज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है चारकोल विच इज़ यूज इन डीकलरिंग रॉ शुगर। तो जो कच्चे शुगर होते हैं उसको अगर डीकलर करना है, वो थोड़ा येलो कलर का होता है, ठीक है। जब आप प्रोसेस करोगे ना शुगर, तो जाओगे शुगर इंडस्ट्री में, थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर होता है, तो उसको हम लोग को डीकलर करना है, वाइट फॉर्म में करना है। तो वो कौन सा चारकोल यूज़ करते हैं? तो वहाँ होता है एनिमल चारकोल, याद रखिएगा, वहाँ यूज किया जाता है एनिमल चारकोल। और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसी प्रीलिम्स 1998 में। तो एनिमल चारकोल को यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग बोन चारकोल भी कहते हैं, याद रखिएगा। एनिमल चारकोल को बोन चारकोल भी कहते हैं। ये प्राइमरली यूज होता है फिल्ट्रेशन एंड डीकलराइजेशन में, ठीक है ना। बोन चारकोल इज ऑफन यूज इन शुगर रिफाइनिंग एज ए डीकलराइजिंग एंड डी-एसिंग एजेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, हनी का सबसे मेन कंपोनेंट कौन है? तो बिल्कुल फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज क्या है? स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है ना, स्वीटेस्ट शुगर, याद रखना है। अच्छा, फ्रुक्टोज हनी की कंपोनेंट में क्या क्या होती है? तो देखिए एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, हनी में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? तो फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है ना, माल्टोज होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए प्लस वाटर तो होगा ही बेस के लिए। फ्रुक्टोज होता है आपको 38.2%, ग्लूकोज होता है 31.3%। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा फ्रुक्टोज क्या होता है, बाकी रटने की जरूरत नहीं है सब चीज़ को। सुक्रोज होता है 1.3%, माल्टोज होता है 7.1% और वाटर होता है 17.2%। फ्रुक्टोज और फ्रूट शुगर इज अ सिंपल केटोनिक मोनोसेक्राइड फॉर्म इन मेनी प्लांट, याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रुक्टोज एंड स्वीटेस्ट शुगर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द स्वीटेस्ट शुगर कमिंग अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए अभी जस्ट मैंने इसको इससे पहले लगाया भी नहीं है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखा रिपीट कर गया, ठीक है। स्वीटेस्ट शुगर कौन है? तो फ्रुक्टोज है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्वीटनेस के आधार पर देख लेते हैं रिलेटिव स्केल पे, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, याद रखिएगा। सुक्रोज का स्वीटनेस 100 है, फ्रुक्टोज 140 से 170 है, ग्लूकोज 70 to 80 है, माल्टोज 30 से 50 है, ग्लैक्टोज 35 है, लैक्टोज मिल्क वाले में सबसे कम 20 है, याद रखिएगा। मिल्क वाला सबसे कम और फ्रुक्टोज सबसे मैक्सिमम। फ्रुक्टोज आपको फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स वन इज लेवल्ड एज असर्शन और रीजन क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए असर्शन कह रहा है इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीट देन सुक्रोज, ठीक है ना। इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीट देन सुक्रोज, बिल्कुल सही है। देख लीजिए आप, इन्वर्टेड शुगर ज़्यादा स्वीट होता है सुक्रोज से। सुक्रोज में कितना पाया जाता है स्वीटनेस की
की परसेंटेज, वो देख लीजिए आप। देखिए सुक्रोज में कितना होता है, सुक्रोज में 100 होता है, ठीक है ना। अब देखिए स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तो हमको इन्वर्टेड शुगर मिलता है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन स्टेटमेंट जो है ना, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, तो ऑप्शन तो बी हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए इन्वर्ट शुगर क्या होता है ना, इसको हम लोग बनाते हैं स्प्लिटिंग डाइसैकेराइड सुक्रोज को 2 कंपोनेंट में। कौन कौन से कंपोनेंट में, तो मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में, ठीक है, जिसको हम लोग डेक्सटोरोज भी कहते हैं, ठीक है। द कन्वेंशनल वे टू मेक इन्वर्ट शुगर इज बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। याद रखिएगा सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसमें, तो ग्लूकोज में प्लस फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप कोई ट्रिक बना लीजिए, एस को GF, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड, या कुछ भी बना लीजिए आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बस दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट बहुत हो जाता है, फैक्ट्स बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्ट शुगर कहता है ना, वो स्वीटर होता है सुक्रोज से, ऑर्डिनरी वाइट शुगर ड्यू टू फ्री फ्रुक्टोज क्रिस्टल इन इट विच इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 15 कह रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 है, अब किसमें क्या मिलता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ग्रेप शुगर में, मतलब जो अंगूर होते हैं उसके शुगर में क्या मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपको मिलता है लैक्टोज, सॉरी ग्लूकोज, लैक्टोज कहाँ से, वो तो मिल्क में मिलेगा, ठीक है ना, तो ग्लूकोज मिलेगा। अब देखिए फ्रूट शुगर में फ्रुक्टोज, ये तो सबको पता है, और ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ए का हो गया ग्लूकोज 4, बी का हो गया 1, तो ए का 4, बी का 1, यहाँ तो आपको बिल्कुल हो गया। अब देखिए सी देखते हैं, मिल्क शुगर, मिल्क का बेसिक कीवर्ड ही है लैक्टोज, लैक्टोज मीन्स मिल्क, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं कुछ लोग, तो आप याद रखिएगा लैक्टोज मतलब मिल्क होता है। तो सी का 5 हो गया, सी का 5 हो गया, तो हमारा आंसर तो यही मिल गया हमें, ठीक है ना। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए टेबल शुगर जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है आपको सुक्रोज, ठीक है ना, उसमें होता है सुक्रोज, याद रखिएगा उसमें सुक्रोज होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेविया में आपको बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको नेचुरल स्वीटनर है, ये प्लांट से मिलता है, स्टेविया जो है वो नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं इसके कंपोनेंट को, कुछ याद कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। ग्रेप शुगर में मिलता है ग्लूकोज, फ्रूट शुगर में मिलता है फ्रुक्टोज, टेबल शुगर में मिलता है सुक्रोज, स्टेविया नेचुरल स्वीटनर है, मिल्क शुगर में लैक्टोज मिलता है। एक बार फिर से इसकी हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रेप शुगर में मिलता है ग्लूकोज, फ्रूट शुगर में मिलता है फ्रुक्टोज, टेबल शुगर में मिलता है सुक्रोज, स्टेविया में मिलता है नेचुरल स्वीटनर, मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। देख लीजिए, 2 बार ध्यान दीजिए, ग्लूकोज तो मिलेगा ही, फ्रूट शुगर में सबसे ज़्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज मिलेगा, टेबल शुगर की बात करें जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो सुक्रोज होता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है ना। तो देखिए बीट शुगर, हनी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बिल्कुल करेक्ट है, बीट में भी शुगर होता है, ठीक है। कॉटन एक सेल्यूलोज है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल्यूलोज है, ठीक है ना। मिल्क की बात कर ले तो लैक्टोज है, यहाँ तो सारा का सारा ही करेक्ट है भाई, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी के लिए आपको पूरा ऑलराउंडर होना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है एक है एस्पर्टेम, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है ना, जो कि मार्केट में बिकता है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो अमाइनो एसिड होता है जो कि प्रोवाइड करता है कैलोरीज लाइक अदर अमाइनो एसिड्स, येट इट इज यूज्ड एज अ लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट इन फूड आइटम्स। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस यूज, तो इसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो एक चीज समझिए, जब हम लोग एस्पर्टम यूज करते हैं ना, जैसे आप एक सैक्रीन होता है, इसको आप कहते हो अरे सैक्रीन डाल दिया क्या, बहुत ज़्यादा शुगर, जैसे ये मान लीजिए कि किसी को ब्लड शुगर है, ठीक है ना, डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो उसके लिए हम लोग एक आर्टिफिशियल शुगर लाते हैं जो कि शुगर एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन वो स्वीटनर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ तो समझेंगे, ये उसके बारे में नहीं है। तो जो एस्पर्टम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, नियरली 100 टाइम्स तो नहीं कह सकते हैं, 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा होता है स्वीट नॉर्मल शुगर से, ठीक है ना, इसी का ख्याल रखना है, ठीक है ना। और इसको जब भी हम फूड आइटम्स में यूज़ करेंगे ना, तो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं एस्पार्टम इज सेवरल टाइम्स स्वीटर देन टेबल शुगर, हेंस फूड आइटम्स मेड विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एस्पार्टम यील्ड फ्यूअर कैलोरी एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कुछ छूट गया क्या, हाँ 18 छूट गया। एस्पिरिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, ठीक है ना, वो एक ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है।
और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपको बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्पिरिन जो है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सैलिक्लेट, ठीक है ना। ये वर्क करता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉजेज पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। एस्पिरिन यूज़ करते हैं हम लोग बॉडी में जो पेन है, फीवर है या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ठीक है ना। ये कुछ ट्रीट करता है, जैसे हार्ट अटैक्स को भी प्रिवेंट करता है। इसीलिए तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आसपास में कोई हार्ट पेशेंट्स है ना, तो उनके लिए आप कम से कम 300 mg वाली एक एस्पिरिन की गोली अपने पास रखिएगा, ठीक है। जैसे उनको सिंबल मिले ना, अगर उन थोड़ा सा, तो उनको एक तो हार्ट पंप करना है, ठीक है ना, हार्ट पंप वाला इस तो काम करना ही है जो बेसिक है, फंडामेंटल है। उसके बाद उनको एस्पिरिन देना है, ठीक है ना, उनको फटाक से एस्पिरिन देना है। एक एस्पिरिन 300 आपको अपने पास रखना है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट किए थे, ठीक है। हार्ट अटैक्स को भी प्रिवेंट करता है, स्ट्रोक्स एंड चेस्ट पेन को भी ये प्रिवेंट करता है। याद रखिएगा, एस्पिरिन की बात हो रही है। ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? लैटेक्स ट्री से। सोच लीजिए नेचर क्या प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। एस्पिरिन क्या है? तो आपको ये एंटीपायरेटिक है। पायरेटिक मतलब एंटीपायरेटिक डिजीज होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को हटाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एस्पिरिन है वो एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक कॉज द हाइपोथैलेमस, जो कि ग्लैंड है, ठीक है ना, टू ओवरराइड अ प्रोस्टैग्लैंडिन इंड्यूस्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। द बॉडी देन वर्क्स टू द लोअर द टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ फीवर को कम करने में। एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक। पायरिक देखिए एक कीवर्ड है पायरेटिक, पायरेटिक मीन्स हीट होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिस है ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है द एंटीबायोटिक अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से एंटीबायोटिक कौन है, ठीक है ना। देखो एक चीज़ समझिए, एंटीबायोटिक एक तो आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। एक आपको सल्फाडायाजिन भी एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। अब देखिए एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, ये दोनों एक कैटेगरी की दवा है। जब हम लोग इसको खाते हैं तो हमारा फीवर कम होता है, बॉडी में जलन कम होता है, बॉडी से फीवर उतर जाती है, ठीक है ना। तो ये एंटीपायरेटिक है, ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, ठीक है ना। और पेनिसिलिन हो गई या सल्फाडायाजिन हो गई ना, ये आपको एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी पूछता है और ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में, ठीक है ना। चलिए, एनाल्जेसिस या एंटीपायरेटिक कहने का मतलब पेन, इन्फ्लेशन, बॉडी फीवर से कम करता है। तो पैरासीटामोल और एस्पिरिन जो है वो आपको एंटीपायरेटिक है, बाकी ये दोनों आपको एंटीबायोटिक है। अब देखिए फिर से पूछ रहा है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, री एग्जाम में, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक डिजीज़ कौन सा है? तो देखिए एस्पिरिन, भाई ये तो आपको अभी मैंने बताया ना एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल भी एंटीपायरेटिक है, ठीक है ना। क्लोरोक्विन हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? मलेरियल डिजीज़ के लिए। तो यहाँ पे पेनिसिलिन जो है ना वो आपको पूछ क्या रहा है इसमें? एंटीबायोटिक, हाँ, पेनिसिलिन जो है ना वो एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। पेनिसिलिन आपको एंटीबायोटिक है, ठीक है। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। एस्पिरिन और पैरासीटामोल मैंने ऑलरेडी बताया एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक है मेडिसिन है, ठीक है ना। क्लोरोक्विन की बात कर ले तो ये एंटी मलेरियल मेडिसिन है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफिलोज मस्कीटो के काटने की वजह से होता है, ठीक है ना। सो बी वेरी अवेयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन है जो करेक्टली मैच नहीं है? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि एंटीपायरेटिक होता है पैरासीटामोल, डिस्प्रिन भी एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है। अगर एंटी फोमिंग की बात करें, कहीं झाग बन रहा है उसको रोकने के लिए, तो वो होता है पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। याद रखिएगा पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। एंटीपायरेटिक आपको हो जाएगा पैरासीटामोल, एंटी फोमिंग हो जाएगा आपको पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक की बात कर लें तो एस्पिरिन एंटीसेप्टिक नहीं होता, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। एस्पिरिन जो होता है वो आपको होता है एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है ना। तो एंटीसेप्टिक में हम लोग एस्पिरिन को यूज नहीं करते, वो एंटीपायरेटिक होता है और एनाल्जेसिस होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया आपके सामने ही। और एक होता है एंथ्रासिटिक, ये होता है कैल्सीफेरोल। देखिए कैल्सी विटामिन डी जो होता है ना, D2 होता है, जिसको कहते हैं हम लोग अर्गो कैल्सीफेरोल। एक होता है D3 जिसको कहते हैं कोल कैल्सीफेरोल। इन चीज़ों को याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो एस्पिरिन और एसिटोसैलिसिलिक एसिड जो होता है वो सैलिकेट ड्रग्स होता है, इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली एनाल्जेसिस के रूप में। एनाल्जेसिस क्या होता है? जो पेन को रिलीव करता है, पेन को रिलीव करेगा, लेकिन हाँ आपको नमनेस फील नहीं कराएगा, एनास्थेटिक फील नहीं कराएगा, आप बेहोश नहीं होगे, ठीक है ना। जब आप अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस को भी लूज नहीं करोगे और पेन भी धीरे धीरे चला जाएगा, उसको एनाल्जेसिस कहते हैं। ये एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, माइनर पेन है बॉडी में, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, तो ये एक एंटीपायरेटिक भी है, ठीक है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो हमारी जलन होती है बॉडी में उसके लिए,
ठीक है ना। ये एंटीसेप्टिक नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो हैगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, एस्पिरिन जो है वो एनेस्थेटिक, क्या लिखते हैं यार, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर ही पता चल जाता है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल एंटीपायरेटिक है और एनाल्जेसिस है, ठीक है। क्लोरोमाइसिटीन जो है ना वो एंटी टाइफाइड है, ये टाइफाइड के केस में दिया जाता है। क्रिस्टल वायलेट जो है तो एंटीसेप्टिक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यूनिन जो एंटी मलेरियल है। देखिए, अब आपको लगेगा ये क्वेश्चन से हमें क्या मिला, ये क्वेश्चन से हमें 3 चीज़ें मिली। क्लोरोमाइसिटीन जो है वो एंटी टाइफाइड है, क्रिस्टल वायलेट हम लोग यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए, क्विनिन तो एंटी मलेरियल तो हमें पता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो एस्पिरिन को यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक में, ये एनाल्जेसिस है, पेन रिलीवर, एंटीपायराइट है जो फीवर को रिमूव करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज इन सेडेटिव, मतलब आपको सेडेटिव के लिए कौन सी यूज की जाती है, तो होती है पोटासियम ब्रोमाइड, KBr, ठीक है ना। KBr को एज ए सेडेटिव यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना, KBr को एज ए सेडेटिव यूज़ करते हैं। देखिए, पोटासियम ब्रोमाइड होता है ना KBr, इसको हम लोग, एक सॉल्ट है, इसको वाइडली यूज किया जाता है एंटी कॉन्वुसलेंट एंड सेडेटिव इन द लेट 90s एंड लेट 20th सेंचुरी। इट इज यूज्ड एज ए वेटनरी ड्रग्स, एज एन एंटीपिलेटिक मेडिसिन फॉर डॉग्स। इट इज एन ऑर्डरलेस कलरलेस क्रिस्टल और वाइट ग्रैनुलर सॉलिड विद अ पंजेंट बिटर सलाइन टेस्ट, ठीक है ना। जब एनेस्थेसिया हमें ढंग से नहीं पता था तब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन ऑफ द बॉडी। देखिए, इरिवर्सिबल कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई रिएक्शन, जैसे मानिए कोई A से B बन रहा है, ठीक है ना, हम लोग B से फिर A नहीं बना पाए, ठीक है ना, वो हुआ इरिवर्सिबल, जिसको हम लोग रिटर्न बैक नहीं ले सकते हैं। तो ये इसमें ऐसा कौन सा है कंपोनेंट जो ब्लड में मिलने के बाद उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि कभी भी आप रूम हीटर यूज़ कर रहे हो ना, तो ये बात का ख्याल रखना है कि मान लीजिए रूम हीटर आप यहाँ लगा के यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, आराम से मस्त नींद ले रहे हो, यहाँ पे बेड पे आप सो गए, आपकी रूम पूरी कंप्लीटली क्लोज थी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, जब उसको आप एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब न्यू एयर ऐड नहीं हो रहा है रूम में ना, तो जब आप एयर को बर्न करते हो ना क्लोज्ड रूम में, तो वहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, हीमोग्लोबिन की बॉडी में जो होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा डिजॉल्व करती है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है बॉडी में डिजॉल्व होने की एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब अगर रूम में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है ना, तो हमारे हीमोग्लोबिन भैया जो है ना, जो कि बेसिकली ना काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है, जो हम लोगों ने लिया चेस्ट में, मतलब हमारे लंग्स में, उसको पकड़ते हैं और अपने साथ बोलते हैं चल भाई, दूसरे बॉडी के ऑर्गन में भेजते हैं। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना रूम में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड पर ज़्यादा अटैक करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन को इग्नोर कर देते हैं, बेवफा हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा डिजॉल्व करते हैं, तो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, आप मर जाओगे। कभी भी क्लोज रूम में या कभी भी नींद में आपको हीटर रूम में नहीं जलानी है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है मिल्क इज अ होमोजेनाइज्ड, मिल्क को होमोजेनाइज्ड किया जाता है किसके थ्रू, तो दिया था ब्रेकिंग डाउन फैट पार्टिकल्स टू द माइक्रोस्कोपिक साइज विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूग। याद रखिएगा, मिल्क में सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, फ्यूगेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और पास्चराइजेशन का तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन RTS प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है। अब चलते हैं आगे। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव ऑयल। कौन सा ऐसा तेल है जिसको हम लोग क्लोव ऑयल से निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो है आपको यूगेनॉल। याद रखिएगा, यूजेनॉल जो है वो क्लोव ऑयल से निकलता है। क्लोव क्या है, ये एक फ्लावर बड है, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछ रखा है इसलिए बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए, यूगेनॉल जो है वो एक कलरलेस लाइट येलो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्लोव ऑयल से, हैविंग केमिकल फार्मूला C10H12O2। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये स्मेल करता है क्लोव्स की तरह, स्पाइसी पंजेंट टेस्ट होता है इसका, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, अगर मेरा कंटेंट आपको सच में अच्छा लग रहा है, वाकई लग रहा है कि हाँ आपको 2% भी फायदा है, तो आप प्लीज़ शेयर कर दो यार, ठीक है ना। फालतू खुद ही मत पढ़ते रहो, मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए पढ़ाई के वक्त ही ना। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको स्प्रे करोगे ना तो बढ़ती है ये, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है, मैं कॉलेज डेज से ही गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए टीच करता था, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैं कॉलेज डेज से ही, तो ये कोई वो नहीं थी, और ये मेरे को बहुत बेनिफिट किया। आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये इसी बदौलत से कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग। तो जेली मेकिंग के लिए कौन सा ऐसा फ्रूट है जो काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग, तो गुआवा होता है जेली मेकिंग के लिए, ठीक है ना। देखिए, द स्मॉलर एसिड फ्रूट आर मोस्ट सुटेबल, जो जितना कम एसिडिक होगा ना वो उतना ज़्यादा यूज होगा जेली मेकिंग के लिए, ठीक है ना। चलिए, इतना बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे मैंगो नहीं, पपाया नहीं, वुड एप्पल नहीं, गुआवा यूज होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या कह रहा है। अब देखिए, ऑर्गेनिक फूड जो होता है ना, वो सपोज टू बी बेटर फॉर
फॉर अस बिकॉज ऑर्गेनिक फूड क्यों अच्छा होता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल से ऑर्गेनिक फूड क्यों अच्छा होता है, तो देखिए इसका वजह है, इसकी देखते हैं, रिलीज ऑन केमिकल टू इंप्रूव द फ्लेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलाइज ऑन, ये क्या केमिकल पे डिपेंडेंट होता है क्या ऑर्गेनिक फूड? आप अगर कश्मीर की वैली में गए हो, वहाँ सेब खा रहे हो, तो क्या वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है विदाउट नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी केमिकल कॉम्पोनेंट्स, नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी फर्टिलाइजर, नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी मॉडिफाइड थिंग्स दैट वी आर यूजिंग फॉर द एक्सेसिव प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो नहीं यूज़ हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन कट गया हमारा। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है भाई, ऐसा नहीं होता भाई, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हाँ, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है, तो आदमी ग्रिडी है सेल करने के लिए या फिर ये करने के लिए, दूसरों का ख्याल नहीं रखते इंसान, ठीक है ना। इज ग्रोन इन ग्लास हाउस कीपिंग इन क्लीन और इन्वायरमेंट, ऐसा है क्या? ये तो ग्रीन हाउस, ये तो वो हो गया ना, ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। सिक्किम जो है ना, वो पूरे इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। वहाँ पूरी की पूरी सिक्किम में जितने भी खेती होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक होते हैं, विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा मैन्योर, फर्टिलाइजर, यूरिया, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए, इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, यही तो मैं सीख के कह रहा हूँ ना उस समय से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन 29 था, तो हमारा हो गया ये चैप्टर। अब हो गया हमारा लगभग 10 चैप्टर केमिस्ट्री का, आप आराम से पढ़ो, 2-3-4 चैप्टर बचा वो मैं कर ही दूंगा, ठीक है ना। बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में काफ़ी यूज़ होगा, और एग्जाम से पहले भी कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो यार लोगों के पास। मेरी चैनल व्यू तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, थोड़ा सेल्फिश नेचर होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी प्रेस करूँगा। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, थोड़ा सा खुद को भी अच्छा बनाओ यार, ठीक है। थैंक यू।